Okay, so yesterday we covered till here. We were discussing about that in the long run, perfect competitive market will only give S&P equal to 0. सुपर profit long run में perfect competitive firm 0 ही देगी। और वहां पर ये जो जर्नी है कैसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 0 पे रीच करेंगे, ये आपने देखा था। कौन इसे इंश्योर करेगा? What is that one word if I ask you? What is that one assumption if I ask you कि S&P 0 ही होगा लॉन्ग रन में? क्या बोलोगे बेटा? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। Entry and exit. यस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बेसिकली एजम्पशन है, प्रॉपर्टी नॉट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट वर्ड नहीं है, ये जो एजम्पशन है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, वो अट्रैक्ट करता है ये प्रॉफिट। प्रोडक्शन कहाँ होती है? ऑप्टिमाइज करती है फर्म जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एम आर आपको पता ही है क्या होता है, प्राइस कर्व, डिमांड कर्व। वही ए आर होता है, वही एम आर होता है। ऐसा क्यों होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आप जरा भी प्राइस ऊपर कर नहीं सकते, करोगे तो आपसे कोई नहीं लेगा, बिकॉज ऑल्टरनेटिव होमोजीनियस प्रोडक्ट साइड में ही बिक रहा है। नीचे आप करोगे तो वाई वुड यू सेल नीचे वाले प्राइस पे जब और कोई सेल नहीं कर रहे हैं? वाई वुड यू रिड्यूस योर प्रॉफिट? सो देर इज नो पॉइंट। या तो आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, आप प्राइस नीचे करोगे तो क्या होगा? अगर आप प्राइस नीचे करोगे तो बेटा ये 10 का प्राइस है। मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूं कल की बातें। 10 प्राइस से ऊपर ये वाली रेंज, यहाँ पर आपकी डिमांड 0 होगी, और ये वाली रेंज में भी आपकी डिमांड है नहीं। बट एग्जैक्टली 10 के प्राइस पे इन्फिनाइट डिमांड है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर है। इतना भी इस प्राइस पे आप सेल कर सकते। ऊपर का रीजन आपको पता ही है। व्हाट इज द रीजन? होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आप अगर हायर प्राइस चार्ज करोगे तो आपका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। साइड वाली फार्म कह लीजिए, साइड वाला स्टॉल कह लीजिए, जो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे देगा, तो वाई वुड एनीवन बाय फ्रॉम यू? आपसे कोई बाय नहीं करेगा। नीचे वाले प्राइस, अगर आप एग्जिस्टिंग प्राइस 10 है उससे नीचे चार्ज करते हो तो यू विल लूज योर ओन प्रॉफिट, क्योंकि आप 10 के प्राइस पे लार्ज नंबर बायर हैं, उन्हें सेल कर सकते हो। सो दिस इज द रेशनल कि आपका डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। यही प्राइस होता है, यही ए आर होता है, यही एम आर होता है। ये वाला कंसेप्ट कि यही पी, ये वाला कंसेप्ट के P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर सेम ही है, ये और ज्यादा अप्रिशिएट करोगे आप जब हम मोनोपोली का डिमांड कर डिराइव करेंगे। ये सारी चीज मैंने कल आपको डिराइव कराई थी, बताई थी कि प्राइस हर कमोडिटी पे कांस्टेंट रहेगा। जितनी मर्जी कोल्ड ड्रिंक, जितने मर्जी बनाना चपाती आप सेल कर लो, 10 ही रहेंगे। तो आपके टोटल रेवेन्यू में जब चेंज आया करेगा हमेशा 10 रुपीज से आएगा। सो देयर फॉर मार्जिनल रेवेन्यू 10 रहेगा। और जितनी भी क्वांटिटीज आप सेल करोगे, लेट से 10, हर एक को 10 पर ही सेल करा है, तो यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी वो भी 10 है, तो ए आर भी 10 आएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। और हमने डिस्कस करा था फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व, उसका सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन में। क्यों होता है? बियॉन्ड दिस शट पॉइंट सारी की सारी रेंज क्या रिफ्लेक्ट करती है? सप्लाई कर्व। वाई? देर आर टू पार्ट्स टू, ये आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो जब तक आप फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, जो कि होगा कब तक? जब तक आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर
सेल कर रहे हो, प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है। अगर आपका पी डबल नॉट प्राइस है और पी क्या है, एमआर है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है, कहां पर प्रोड्यूस करोगे, एमआर इक्वल टू एमसी, और यहाँ पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे है, सो देयर फोर यू विल बी अर्निंग दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा जब तक पॉजिटिव है, विच इट विल बी पॉजिटिव till the point W which we named shutdown point, तो फार्म शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करेगी और सप्लाई करेगी टू रिकवर इट्स फिक्स कॉस्ट। ओके, ये आफ्टर रिकॉलिंग दीज टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसका प्रोसेस भी आपको पता ही है। जब तक प्रॉफिट होगा एट स्मॉल स्केल, प्लांट साइज जब SAC1 है, देन MR एंड MC जहां पर कट करेगा वो क्वांटिटीज प्रोड्यूस करोगे, एंड AC पर उसकी टोटल कॉस्ट आएगी AC वाले पॉइंट पे, एंड टोटल रेवेन्यू रेक्टेंगल इज ग्रेटर, ये सब मैंने आपको कल बताया था। एंड दिस शेडेड एरिया इज प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट अट्रैक्ट्स योर रिलेटिव्स, ये प्रॉफिट आपके रिलेटिव्स को अट्रैक्ट करता है, और वो भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो भी प्लांट साइज SAC1 लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में लेके आते हैं इंडस्ट्री में। फिर आपको पता है वहां पे गिवन डिमांड कर ऑक्शन होती है विद इंक्रीज सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्टेड सप्लाई, क्योंकि अब इस सप्लाई कर्व में और नंबर ऑफ फर्म्स का मार्जिनल कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन का बिलोंगिंग टू SAC1 ऐड हो गया है, हॉरिजॉन्टल समीशन, पहले 3 फर्म थी अब 4th फर्म आ गई, अब उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व को जब आप ऐड करोगे तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री मिलेगा। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्टेड ही होगा बेटा। इस सप्लाई कर्व पे 3 फर्म है, इस सप्लाई कर्व पे 4 फर्म है, राइट। अब सप्लाई और डिमांड में ऑक्शनिंग होगी, फ्री मार्केट है, प्राइस नीचे आ गया, प्राइस नीचे आएगा तो आप SAC1 पे लॉस, SAC1 पे देखो मैंने बोला था ना, मैंने इसको एक्सटेंड करके दिखाया था लाइक दिस, SAC1 प्लांट रहा और प्राइस P1 चार्ज किया, तो ये वाली क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, MR इक्वल टू MC बिकॉज P इज इक्वल टू MR ऑल्सो, एंड फिर कॉस्ट कितनी होएगी वो आपका एवरेज कॉस्ट का पॉइंट बताता है। सो दिस इज सुपर नॉर्मल। क्या है बेटा ये, लॉस। सो अब ये जो भी फॉर्म होगी, फॉर्म नंबर 1 2 3 दो, इनमें से जो प्लांट साइज को इंक्रीज नहीं कर सकती होगी, इस प्लांट साइज पे नहीं जा सकती होगी, नए वाले पे SAC पे, हायर कैपिटल मशीनरी वाला प्लांट साइज जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रियलाइज करता है, तो ये फर्म लेफ्ट कर देगी मार्केट। जो टिक पाएगी वो इस प्लांट साइज पर ही टिक पाएगी, क्योंकि यहीं पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, SNP 0 है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ये काम करवा। नाउ आफ्टर डूइंग दिस एक्टिव रिकॉल आपको पता चल गया है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म लॉन्ग रन में SNP इक्वल टू 0 ही अर्न करेगी, उसको फ्री एंट्री एंड एग्जिट इंश्योर करेंगे, और वो मिनिमम ऑफ LAC पे ही प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज जब तक वो मिनिमम ऑफ LAC पे नहीं जाएगी देयर विल रिमेन पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, और देयर विल बी सम लॉस व्हेन न्यू फर्म विल कम ड्यू टू पॉजिटिव प्रॉफिट, supply curve will shift rightward, aggregate supply curve of the economy or this industry, you say better word, price will fall down, प्राइस फॉल डाउन होगा तो आपका प्रॉफिट श्रिंक होएगा, या फिर लॉस होएगा, उसको ओवरकम करने के लिए आपको प्लांट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा,
बट देयर कम्स अ लिमिट कि आपकी एवरेज कॉस्ट गिरनी बंद हो जाएगी एट दिस SAC. आफ्टर दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज जस्ट राइजिंग. सो इन द लॉन्ग रन वही फॉर्म्स टिक पाएंगी जो इस प्लांट साइज को अचीव कर सकती हैं, और इस प्लांट साइज पे S&P 0 ही होगा. जब भी प्रॉफिट हुआ करेगा, फॉर इंस्टेंस प्राइस P1 से ऊपर जाएगा, तो नई फॉर्म आ जाएगी. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्रॉफिट होते ही फिर से अट्रैक्ट होगी न्यू फॉर्म्स. फिर न्यू फॉर्म्स में से जो ये प्लांट साइज अचीव कर सकती है वो टिक जाएगी. सो अल्टीमेटली जितनी भी नंबर ऑफ फॉर्म्स एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रही है, वो सब ये प्लांट साइज अचीव करे हुई है, और वो सारी फॉर्म्स X1 प्रोड्यूस करती है. लेट्स से कि 4 नंबर ऑफ फॉर्म्स है, तो टोटल क्वांटिटी इंडस्ट्री के अंदर 4 × X1 है. 10 चपातीज अगर एक ढाबा प्रोड्यूस कर रहा है, और इस इंडस्ट्री में 4 ढाबा है, या 40 ढाबा बोल लीजिए, तो 40 × X1 ये टोटल चपातीज प्रोड्यूस होंगे. और हर फर्म 10-10 चपाती प्रोड्यूस कर रही होगी, और अपने ऑप्टिमम मिनिमम LAC पे होगी, और मोस्ट ऑप्टिमम प्लांट साइज जिसमें मिनिमाइज कर दी जा सकती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. जो यहां तक नहीं पहुंच पाई होंगी वो चली गई होंगी. नाउ कमिंग टू द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. लॉन्ग रन में हर एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, तो सारी की सारी इंडस्ट्री नॉर्मल प्रॉफिट करेगी, क्योंकि सारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी. तो लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री जो होगा, वहां पर सारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है. अब सप्लाई कर्व कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का 3 टाइप का हो सकता है. कांस्टेंट कॉस्ट हो सकता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट हो सकता है, डिक्रीजिंग कॉस्ट हो सकता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो इनिशियली ये इंडस्ट्री टी डिमांड कर्व पे है और एस सप्लाई कर्व पे है, और डी डी डैश डिमांड कर, और एस एस डैश सप्लाई कर, और हमारा प्राइस है बेटा पी. अब ये एक फॉर्म है, ये इंडस्ट्री ने डिसाइड किया ऑक्शनिंग से, गिवन इंडिया के एग्रीगेट डिमांडर्स के मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स को हॉरिजॉन्टल सबमिशन की, तो एक एग्रीगेट डिमांड करवाया. फिर इस इंडस्ट्री में इंडिया में जितने भी फॉर्म्स थी उनके शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ऐड किया, तो एक सप्लाई करवाया इंडस्ट्री का. और ये दोनों ने मिलके ए के पॉइंट पर एक प्राइस डिसाइड किया ऑक्शनिंग में, फ्री मार्केट में बिडिंग करके एक दूसरे से बायर्स और सेलर्स के बीच में बार्गेन हुआ, और वो प्राइस पी आया. वो प्राइस पी पर, क्योंकि अभी आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हो, तो लॉन्ग रन में इवेंचुअली लॉन्ग रन में ड्यू टू द पॉजिटिव प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, नई फर्म्स आई होंगी और सप्लाई को शिफ्ट करती गई होंगी, और उसकी वजह से प्राइस कहां पर आके टिक गया होगा? मिनिमम ऑफ LAC पे. मिनिमम ऑफ LAC पे. यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? 0. यानी ये पर्टिकुलर फर्म अपने LAC के मिनिमम पे है. इसकी तरह और भी, क्योंकि प्राइस तो सारी फर्म्स को होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, पी चार्ज करना है, तो सब अपने मिनिमम ऑफ LAC पे ही होंगी. क्योंकि एक भी फर्म मिनिमम पे नहीं होगी तो वो लॉस में होगी. मान लीजिए ऊपर वाले LAC पे, ऊपर वाले SAC पे हैं, एक फर्म ने प्लांट साइज इंक्रीज नहीं किया, वो मोस्ट ऑप्टिमम प्लांट साइज SAT पे नहीं आई, तो वो क्या है? लॉस में है. लॉन्ग रन है तो वो लीव कर जाएगी. तो अल्टीमेटली हर एक फर्म S&P 0 अर्न कर रही है, और मिनिमम ऑफ LAC पे है. नाउ दिस इज अ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. अब इसमें देखो क्या होता है. ये इंडस्ट्री है, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं ओल्ड वाला किचन का. ये क्लाउड किचन की इंडस्ट्री है. इसमें और गैस स्टोव कोई लगाना चाहे तो गैस स्टोव की प्राइस चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर 4 फर्म्स है बेटा, 4 फर्म्स है,
फोर फर्म्स। आप समझो इस बात को कि अगर आपको फिफ्थ फर्म लगानी है, उसको दो चीजें चाहिए क्या क्लाउड किचन में, जो हम डिस्कस करते थे। एक चाहिए फिक्स कॉस्ट वाली गैस स्टोव, और दूसरी लेबर, और लेबर का प्राइस, वेजिस फिक्स थी। अब ये लेबर के प्राइस में चेंज ना हो, लेट्स अज्यूम दिस, कि इसके इनपुट्स का कोई प्राइस चेंज नहीं होने वाला है इस इंडस्ट्री में। अगर फिफ्थ फर्म आए, फिफ्थ क्लाउड किचन आए, वो एक गैस स्टोव को खरीदे और नई लेबर को हायर करे, तो जो चारों फर्म्स को पहले क्या मिल रही थी, गैस स्टोव की कॉस्ट जो थी और लेबर की जो वेज थी वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये जो फिफ्थ फर्म आएगी बेटा, इसके आने के बाद गैस स्टोव का प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेबर का प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो क्या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पर इफेक्ट पड़ेगा जो कि एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं? बताओ जरा। हेलो, हेलो। सर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किससे बना हुआ है? एनवेलप कर्व है, छोटे छोटे स्मॉल एवरेज, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। और ये हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व किससे रिलेटेड है? एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस स्टोव। तो पहले जितने की प्राइस होते थे गैस स्टोव के, वही प्राइस है। और हर प्लांट साइज पे बढ़ती क्या जा रही होती है जब स्केल बड़ा करते हो? लेबर। तो लेबर के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया है फिफ्थ फॉर्म आने से। तो हर फॉर्म का एलएसी यही रहेगा, दैट इज सॉर्टेड। क्योंकि किसी भी फॉर्म के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर उसके मार्जिनल कॉस्ट कर पर चेंज नहीं आएगा। और जब वो प्लांट साइज इंक्रीज करेगा तो जो कॉस्ट उसको पहले पड़ती थी गैस स्टोव की, आज भी वही पड़ रही है। तो सारी फॉर्म्स का एलएसी ये रहने वाला है। इस इसमें कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की क्या बात हुई कि यहाँ पर इनपुट्स की कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जब और आउटपुट की डिमांड होगी तो सेम प्राइस पर इंडस्ट्री इंक्रीज डिमांड को सेटिस्फाई कर सकती है। तो देखो क्या होने वाला है, मैं अब डिमांड इंक्रीज करने वाला हूँ। ये आपको एज्यूम करना है एक इनिशियल इक्विलिब्रियम है, जब देश में डी डी डैश डिमांड थी, एस एस डैश सप्लाई थी और पी प्राइस था। उस पी प्राइस पे हम लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम में आए हुए थे ऑलरेडी। बी कॉम पहले ये स्केल रहा होगा, एस ए सी वन, इस पे प्रॉफिट रहा होगा, प्रॉफिट से अट्रैक्ट हुई होंगी नई फॉर्म्स, तो प्लांट साइज इंक्रीज करना पड़ा होगा, प्राइस गिरा होगा। तो अल्टीमेटली आते आते हम ये प्राइस पे आ चुके हैं। इस प्राइस पे आप मिनिमम ऑफ एलएसी पे हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर ऑलरेडी जीरो है। और वही प्लेयर्स, वही नंबर ऑफ फार्म्स टिकी हुई हैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर, जो इस एस ए सी मिनिमम ऑफ एलएसी पे जो प्लांट साइज है उसको अचीव कर पाई, इन्वेस्ट कर पाई इतना। तो अब आपको देखना है, मैं इसके इस इक्विलिब्रियम में डिसरप्शन लाता हूँ। सो वी आर एट दिस पॉइंट राइट नाउ which corresponds to A. Now I am going to increase the demand and then I will see क्या जो इंक्रीज डिमांड है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री का मतलब हो गया पूरे देश की, टोटल चपातीस की जो डिमांड है उसको सेम प्राइस ऑफ चपाती पे सेटिस्फाई कर सकते हो। तो आपने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट किया, जैसे ही डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया, अभी हम सप्लाई कर्व सेम है। पता है क्यों सेम है? बिकॉज अभी तक नंबर ऑफ फॉर्म्स फोर ही है, वो इंक्रीज नहीं हुई है। अब ये प्राइस इंक्रीज हो गया है पी से पी डैश, तो इसका मतलब ये प्राइस नया शिफ्ट हो गया है। अब ये जितनी भी चार फर्म्स थी ना बेटा, ये जितनी भी चार फर्म्स हैं एस कर्व पे, इन सब का ये न्यू पी डैश वाला एम आर की ये आर है, और इनका एम सी, इसका एम सी कोरस्पॉन्डिंग ये एस एम सी है इस प्लांट साइज पे।
ये एक्स डैश प्रोड्यूस कर रही है, ये फर्म एक्स डैश प्रोड्यूस कर, एवरेज कॉस्ट कहाँ है, ये वाला पॉइंट, ये वाला एक्स, ठीक है। और ये क्या है बेटा, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको देख के किसके मन में लालच आएगा, रिलेटिव के, वो सोचेगा मैं भी यही बिजनेस कर लूं, अट्रैक्ट होएगी वो एसएनपी को पॉजिटिव देख के। ओके, तो वो भी अपना एक मार्जिनल कॉस्ट का अपवर्ड स्लोपिंग कोरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन प्लांट साइज लेके आएगी। और जब वो फिफ्थ फर्म इस बिजनेस में एंटर कर रही है, जब गैस स्टोव मांग रही है, नया डिमांड कर रही है अपना फिफ्थ क्लाउड किचन सेट करने के लिए, तो उस गैस स्टोव का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, ना ही लेबर के प्राइस चेंज हो रहे हैं। और वो फर्म इन चारों फर्म की तरह एग्जैक्टली अपने प्लांट साइज को इंक्रीज कर सकती हैं और आउटपुट प्रोडक्शन करेगी, और उसकी वजह से आपका सप्लाई कर्व S1 चला जाएगा, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 5 फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब ये सप्लाई कर्व एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, जितना डी से D1 पे गए उतना ही S से S1 पैरेलल शिफ्ट सेम है। तो आप पी पॉइंट पे आते हो और आपका प्राइस पी है। तो प्रोसेस क्या हुआ कि पहले डिसरप्शन हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से आप एक्स पॉइंट पे आए, यहां पर इसने आपका प्राइस रेज किया पी डैश, जिसकी वजह से आपने जो एग्जिस्टिंग फर्म्स थी फोर, उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आया, दिस वन शेडेड एरिया। इसको देख के फिफ्थ फर्म को अट्रैक्शन हुई और फिफ्थ फर्म ने एंटर किया, और उसने सप्लाई, उसका भी एक नया सप्लाई कर्व ऐड हुआ, मार्जिनल कॉस्ट कर्व वाला, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट SAC1, इन वाला SAC1 आपस में हाँ, इन वाला SAC1 SAC, और उसकी वजह से राइटवर्ड सेम प्रोपोर्शन में सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ पी पे, और आपका प्राइस, अच्छा एकदम से ऐसा नहीं हुआ पहले बेटा, बीच में अगर तुम डायनामिज्म देखना चाहते हो तो एकदम से ऐसा नहीं हुआ है, पहले यहाँ पे आए होंगे। ओके, तो ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आया होगा पी डैश और पी के बीच में, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्या होगा, पॉजिटिव। तो उससे फिर और फर्म आई होगी। तो जरूरी नहीं ये पांच मैंने आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है, हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे तीन या 4 मोर फॉर्म्स आ गई हो, 4 + 4 8 हो गई हो। सो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट द थिंग इज जब तक ये एस कर्व एग्जैक्टली इतना शिफ्ट नहीं हुआ कि सेम वापस प्राइस पे आ जाए, यहाँ पर फार्म्स जो एग्जिस्टिंग फार्म्स थी उनको प्रॉफिट हो रहा था, उसको देख के न्यू फर्म्स आती थी, और जब न्यू फर्म्स आती थी ना, तो सारी फर्म्स का LAC ऐसा ही था, और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट साइज पे SAC थे वो भी सिमिलर थे। उसका रीजन था गैस स्टोव की कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ था, लेबर के प्राइस में चेंज नहीं हुआ था। तो पता है क्या हुआ, फाइनली और नंबर ऑफ फर्म्स आएंगी, आती रहेंगी, जितने से आपने डिमांड बढ़ाई, D से D1 से D2, S बढ़ता रहेगा, S से S1 फिर S2, आपका ये लॉन्ग रन सप्लाई कर रही है, मींस आप सेम प्राइस पे मोर नंबर ऑफ चपातीस प्रोड्यूस कर रहे हो इस इंडस्ट्री में। हावेवर अगर फार्म को देखा जाए, अगर फार्म को देखा जाए, तो मैं अगर ये बोलूं कि ये वाली क्वांटिटी इंडस्ट्री में 50 है, और मैं बोलूं कि ये सप्लाई करो अब 5 फर्म से कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये X10 है, और टोटल नंबर ऑफ ऐसी फार्म्स 5 हैं, तो ये 50 चपातीस प्रोड्यूस कर रही है। जब आपका प्राइस पी से पी डैश पे गया, तो केवल
फॉर द टाइम बीइंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन चार फर्म्स ने, या जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स थी, क्योंकि वो प्राइस इनके एस ए सी एवरेज कॉस्ट से ऊपर चला गया, इन लोगों ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करा। लेकिन ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, नई फर्म्स आएंगी। अब डिपेंडिंग, और वो फर्म्स आती रहेंगी जब तक पॉजिटिव प्रॉफिट होगा। नाउ इट डिपेंड्स कि इस एलएसी कर्व में कुछ चेंज हो रहा है क्या। एलईसी कर्व वही है, उसी पोजीशन पे। उसका रीजन, नई गैस स्टोव जो नई फर्म आएगी जब खरीदेगी तो उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। जब नई फर्म आएगी, जब नई लेबर को हायर करेगी तो उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। इसीलिए सारी फर्म्स इसी एलएसी पे रहेंगी। तो अल्टीमेटली सबको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब तक जीरो पे नहीं पहुंच जाता, नंबर ऑफ फर्म्स आती रहेंगी। तो अल्टीमेटली जो भी इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, सब इसी एसएससी प्लांट साइज पे होंगी और सब एक्स प्रोड्यूस कर रही होंगी। और हमें पूरी इंडस्ट्री का ये आउटपुट जानना है, तो जितनी भी नंबर फॉर्म्स है उनको इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। बट इन द मेन टाइम ऐसा सिचुएशन आई थी कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स थी उन्होंने एक्स से एक्स डैश पे प्रोडक्शन की थी, तभी तो उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आया था। बट वो शॉर्ट रन में की थी, फिर उनकी वो एक्स डैश की प्रोडक्शन सस्टेनेबल नहीं रही, वो अपने आप रिड्यूस होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि नई फर्म्स आती हैं। जब नई फर्म्स आती हैं तो वो भी तो प्रोड्यूस करेंगी, और वो भी तो सेम एलएसी एक्सपीरियंस करेंगी, और वो भी तो एसएसी मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी वाला प्लांट साइज अचीव कर सकती हैं। सो इन शॉर्ट हुआ क्या, इसमें जो एग्जिस्टिंग फर्म थी वो सेम अपना अमाउंट एक्स ही प्रोड्यूस कर रही है, before the change, after the change. However, number of firms in total in the industry has increased. So पहले अगर चार फर्म थी और वो चार फर्म पूरी इंडस्ट्री में, देश में 40 चपाती प्रोड्यूस करती थी, तो ये सारी की सारी चार फर्म 10-10 प्रोड्यूस कर रही थी। आफ्टर द चेंज, जब डिमांड इंक्रीज हुई और फिर नई फर्म्स आई और सप्लाई इंक्रीज हुई, हमने फिर से 10 रुपीज की, हमने फिर से सेम प्राइस, इसको भी 10 बोल दो, पर 50 चपाती प्रोड्यूस कर दी। लेकिन सारी फर्म्स अभी भी 10 चपाती एक्स ही प्रोड्यूस कर रही है। हो सकता है इन द मीन टाइम इन चार फर्म्स ने 12 चपाती प्रोड्यूस करी हो, बट इन द लॉन्ग रन दे विल अगेन कम बैक टू देयर 10 चपाती प्रोडक्शन। एडिशन कहां से हो रही है अब टोटल चपाती में इंडस्ट्री में? नई फर्म के आने से। तो नंबर ऑफ फर्म्स राइजिंग, this x is coming back to its position. This. So, because the new chapatis, which were earlier 40, when there were four farms, has increased to 50 chapatis due to entry of new farms. And at the same time, इस इंडस्ट्री के अंदर जो इनपुट्स की कॉस्ट थी वो चेंज नहीं हुई, तो किसी भी फॉर्म का एलएसी चेंज नहीं हुई। तो इसीलिए सेम प्राइस पे एसएनपी जब जीरो है, आपने और ज्यादा चपातीज प्रोड्यूस करके सप्लाई कर दी। सो दिस बिकेम सप्लाई का, एंड दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया। इवन व्हेन द डिमांड इज गेटिंग इंक्रीज, द सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड एट द सेम प्राइस, बिकॉज द कॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट चेंजिंग इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के एलएसी नहीं चेंज हो रहे हैं फर्म्स के। इसलिए चेंज नहीं हो रहे क्योंकि उनके एसएसी चेंज नहीं हो रहे हैं। इसलिए चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके जो पहले जो उनके इनपुट्स का प्राइस होता था गैस स्टोव का और लेबर का, वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री देखना चाहते हो, उसमें देख रहे हो तुम क्या हो रहा है, एलएसी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। पता है क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर ये हुआ कि जब फिफ्थ फर्म आई तो गैस स्टोव की शॉर्टेज हो गई और गैस स्टोव का प्राइस बढ़ रहा है, और लेबर लेबर भी देश में कम हो गई।
लेबर का भी प्राइस बढ़ रहा है। तो अब जो पहले की 4 फर्म है ना, और ये जो 5th फर्म आई है, इन सब के लिए लेबर का और गैस स्टोव का प्राइस बढ़ गया है। इसीलिए इनके सारे एसएसी अपवर्ड शिफ्ट हो गए, इसीलिए इन सबका एलएसी अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब ये लोग इंडस्ट्री के अंदर पहले 40 चपाती थी, अब 50 चपाती प्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं, बट एट अ हायर कॉस्ट। पी पर नहीं, P2 पे। और हर एक फर्म प्रोडक्शन अभी भी वही कर रही है, 10 चपातीस की, बट नंबर ऑफ फार्म इंक्रीज हो गई है, 5 फार्म्स हो गई है, इसीलिए ये 50 चपातीज है। However, when this 5th firm was entering this market, उसकी वजह से जो इनपुट्स था उसके लिए कंपटीशन हुआ, इनपुट्स के प्राइस राइज हुए, तो हर एक फर्म के लिए एलएसी राइज हो गया। सो नाउ दिस इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। Here you can increase the supply of the output, but only at the higher price. Because LAC is shifting for every firm, उनमें कंपटीशन हो गया, इनपुट्स कम पड़ गए, उनके प्राइसेस राइज हो गए, तो सबके एसएसी और उसका एनवेलप कर एलएसी अपवर्ड शिफ्ट, तो उनका मिनिमम ऑफ एलएसी अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब मिनिमम ऑफ एलएसी से नीचे तो वो सप्लाई कर नहीं सकते, तो P2 प्राइस जो कि मिनिमम ऑफ वर्टिकली शिफ्टेड एलएसी, जो कि क्यों हुआ है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, इसके जो इनपुट्स होते हैं का प्राइस बढ़ जाता है। ये एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का वर्ड भी एसोसिएट करते हैं कि इस हर इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हर फर्म की, एक्सटर्नल बाहर से कोई फर्म जो आई उसने चीजों के दाम बढ़ा दिए, उसके आने की वजह से स्पेस कम हो गया मार्केट में, उसके आने की वजह से शॉर्टेज हो गई चीजों की, तो वो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की वजह से आपका सारी फर्म्स का बढ़ रहा है, वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है एलएस। अब ये इंटरनल नहीं लिखा हुआ है, रिमेंबर मैंने बताया था तुम्हें, ये वाला इकोनॉमीज ऑफ स्केल एलएसी का ये इंटरनल है, प्लांट की खुद की करतूतें हैं ये, प्लांट खुद, वो फर्म खुद अपना प्लांट साइज इंक्रीज करेगी तो इंटरनल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज कर सकती है फॉर सम ड्यूरेशन, एंड उसके बाद भी इंक्रीज करती जाएगी तो मिसमैनेजमेंट होगी और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन ये एक्सटर्नल है, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि एवरेज कॉस्ट बढ़नी ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, not because of the virtue of the firm, but outside of the firm things have changed, and that may change in increasing cost industry. Okay, so ये कौन सी इंडस्ट्री हुई, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। नाउ कमिंग टू डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, वहां पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है ऐसी इंडस्ट्री जहां पर जब प्रोडक्शन बढ़ती है नॉलेज स्पिल ओवर होता है वहां की आपस की लेबर में, जैसे कि सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगा रहे हैं माइक्रोन फार्म की, अमेरिकन माइक्रोन फार्म की हेल्प से। और आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से प्राइम मिनिस्टर पीएलआई स्कीम को बहुत प्रमोट करते हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहा होता है। एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, एक क्लस्टर बनाने की कोशिश है जहां पर कई सारे सेमीकंडक्टर के प्लांट हो, प्रोडक्शन हो रही हो। तो जब जब सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन एक जगह पे कंसंट्रेटेड होगी तो वहां पे नॉलेज स्पिल ओवर होगा, लेबर पूलिंग होगी, लेबर स्पेशलाइज होगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी, वो अपने आइडियाज को एक दूसरे को शेयर करेंगे, और टेक्नोलॉजी भी
इंप्रूव होएगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी तो आप देखोगे मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होएगी। इनिशियली पता है कितने महंगे आते थे आपको, टेलीविजन और मोबाइल्स बहुत महंगे आते थे। नाउ यू कैन बाय अ स्मार्टफोन एट वेरी चीप कॉस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनपुट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होती है, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है। सो यहां पर क्या होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हर एक फॉर्म का डिक्रीज हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन बी मोर कंपटीशन, मोर नंबर ऑफ एंट्रेंट्स, एंड दे आर लीडिंग टू नॉलेज स्पिल ओवर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। और उनके आने से बहुत सारी इनपुट्स की कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो ऐसा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हडसन लाइन है डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहां पर लगातार रेस्टोरेंट है, पूरी चेन है। पता है अगर यहाँ पे एक और ये रेस्टोरेंट है अलग से किसी दूसरी लोकेशन पे, राइट, अब ये है पनीर वाला, ये इसको सप्लाई करने जाएगा तो स्पेशली इसकी गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ इस एक बायर को जा रही है, ये इसे पनीर महंगा बेचेगा, हाई कॉस्ट पे। बट इसको बहुत सारा पनीर इसका अगर इसको यहीं पे सेल करना है इन सारी शॉप्स को, तो इसका एक ही चक्कर लगेगा सारे कस्टमर को एक साथ डील करने का। तो तुम्हें नहीं लगता इसको ये लो कॉस्ट पे सेल करेगा? क्या कहते हो, यहाँ पे लो कॉस्ट पे होगा पनीर? हेलो, सेलिंग? यस सर। ओके, तो अगर यहाँ पे लो कॉस्ट पे होगी तो क्या हो रहा होगा, इनपुट्स की कॉस्ट डाउन, तो क्या हो रहा होगा, इन सारे रेस्टोरेंट्स के एलएसी डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे होंगे, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। सो ये था इनिशियल पोजीशन एच, ठीक है, ये सप्लाई करता, ये डिमांड करता, पी प्राइस पे थे आप, ओके, पी प्राइस पे थे, ये आपका एलएसी था, जितनी भी फार्म्स थी, लेट से 4 फार्म्स थी, 10 प्रोड्यूस कर रही थी, क्वांटिटी थी, क्वांटिटी थी 10, फॉर्म्स थी 4। अब डिमांड इंक्रीज हो गई, नए स्टूडेंट्स आ गए, नए कोर्सेज, नया कॉलेज खुल गया वहीं पे नॉर्थ कैंपस में। अब सप्लाई का रिस्पॉन्स कैसे आने वाला है, तो प्राइस राइज होता ही है बेटा, यहाँ पर आएगा आपका प्राइस, ओके, इस प्राइस से इस पे प्रॉफिट अर्न करा होगा जो एग्जिस्टिंग 4 फार्म्स हैं, राइट। इस पॉइंट पे वाई एक्स पॉइंट पे ये 4 फार्म्स प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इसको देख के लालच जागा होगा, अट्रैक्शन हुई होगी नई फार्म्स को, वो आई होंगी और उन्होंने सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट किया होगा। उन सबका जो एमसी कर्व था वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, उसे तुम डाउनवर्ड भी कह सकते हो और राइटवर्ड भी कह सकते हो। और वो पता है क्यों हुआ है, क्योंकि लेबर की कॉस्ट डिक्रीज हो गई, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड कर रहे हो, इनपुट्स की कॉस्ट जितनी ज्यादा डिमांड हो रही है इस इंडस्ट्री में पनीर की, इस इंडस्ट्री को पनीर की सप्लाई करना सस्ता पड़ रहा है पनीर के सप्लायर को, और वो रिड्यूस कर रहा है प्राइस। तो आप क्या देख रहे हो, सप्लाई कर्व का रिस्पॉन्स डिमांड से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है। तो अब जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स थी 4, उनको पहले जो इनपुट्स पनीर, मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल्स, जो पहले उन्हें इस एलएसी से बिलोंग एक्स कॉस्ट पर मिलते थे,
अब उन सब का दाम नीचे आ गया है, अब वो एक्स डैश कॉस्ट पे मिलते हैं। Therefore, corresponding to those new cost structure of the inputs, their SACs and their LACs will shift down. So produce, they can produce same 10 chapatis at a lower price. However, industry अब 40 नहीं, चपाती 50 प्रोड्यूस करती है। ये 50 का इंक्रीज कहां से आया? पहले जब हम LAC 1 पे थे 4 फार्म्स थी, फिर 5th फार्म आई, और 5th फार्म एक्सटर्नल है, इन 4 फार्म्स की प्रोडक्शन से बाहर थी। उसकी वजह से इनपुट्स की कॉस्ट डिक्रीज हो गई, LAC डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर LAC 2 पर 5 फार्म्स बिलोंग करती हैं। So you increased the supply at reducing cost. This is decreasing cost industry. Okay, okay. ये समझ आया बेटा सबको? हेलो, यस सर। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अब तुम्हारे माइंड में बन गई पूरी डायनेमिक फिल्म, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, कैसे फार्म शॉर्ट रन में काम करती हैं, कैसे फिर लॉन्ग रन में वो LAC पे पहुंचती हैं, क्योंकि उसका जब तक प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन में ही प्रॉफिट होता है। वो अट्रैक्ट करती हैं नई फॉर्म्स को, नई फॉर्म्स आती हैं तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है, प्राइस गिरता है, फिर वो प्राइस लोअर प्राइस पे उसके लिए वो नॉट प्रॉफिटेबल हो जाता है बिजनेस। अब वो अगर प्लांट साइज नहीं इंक्रीज करती तो लॉन्ग रन में वो फॉर्म क्या कर देती है? एग्जिट। या वो अपना इकोनॉमीज ऑफ, या वो अपना प्लांट साइज इंक्रीज कर सकती हैं, तो फिर वो लोअर प्राइस पे फिर से प्रॉफिट निकाल लेती हैं, फिर उसको देख के और कंपटीशन बढ़ता है, फिर और सप्लायर आते हैं, और इवेंचुअली वो अपना प्लांट साइज इंक्रीज करती जाती हैं। जिसके पास पोटेंशियल है इंक्रीज करने की, वो ही प्लेयर टिक पाता है। जो नहीं इंक्रीज कर पाते उनके तो लॉस शुरू हो जाते हैं, तो वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। जो फाइट कर सकता है कंपटीशन को, वो अपना प्लांट साइज इंक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, बट देर इज अ लिमिट टू इंक्रीजिंग द प्लांट साइज। इवेंचुअली यू विल रीच टू द मिनिमम ऑफ LAC, और इस प्लांट साइज से बड़े प्लांट साइज पर जाने से, SAC स्टार मैं बोल दूं, तो तुम्हारी जो है LAC डिक्रीज नहीं होनी है, वो राइज ही होनी है। इससे बड़ा प्लांट साइज ये है बेटा, SAC डबल स्टार। ओके, ये टेंजेंट पॉइंट E, LAC पे E। तो यहाँ पे फिर क्या शुरू हो जाएगा? लॉस। तो फिर लॉस शुरू हो जाएगा तो सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी यहाँ रहेगी आपकी E स्टार पे। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये LAC में चेंज होएगा। LAC अपनी पोजीशन पे है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। ओके, इसके मैंने रीजन बता दिए। नाउ वी लुक एट दिस। इसका कोई मैंने एक्सप्लेनेशन वो सब नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि डिराइव LAC, डिराइव लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का, डिराइव LAC, ऐसा PYQ कभी नहीं आना है, ऐसी झूठी उम्मीद में नहीं जीना है। इतना सिंपल क्वेश्चन IAS में नहीं आना है, IES में आ सकता है। IES में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे लिए ये एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है जो मुझे तुम्हें अभी देना है, समझाना है। उसके बाद मेरे लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो मैं इस पे कोई आपको नोट्स नहीं लिखवाने वाला। बहुत छोटी सी बात है जो हमें पता ही होनी चाहिए। सो ये LAC कर्व है, और ये किन से बनता है? टेंजेंसी पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट SCC। अब आपको इस कर्व का, LAC का लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व का लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट डिराइव करना है। कैसे डिराइव करोगे? आप कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो LAC पे, उसका मो कौन सी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हो LAC पे, वो किससे कोरस्पॉन्ड करती है? मोस्ट सूटेड, मोस्ट ऑप्टिमल, मिनिमल एवरेज कॉस्ट देने वाले शॉर्ट रन SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से कोरस्पॉन्डिंग दैट प्लांट साइज।
अब ए बिलोंग करती है x1 क्वांटिटी से। x1 क्वांटिटी किस से बिलोंग करता है? ए पॉइंट से, जो टेंजेंट पॉइंट है। ये एक पॉइंट है x, जो कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का पॉइंट है। और ये ए पॉइंट सिर्फ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का नहीं, इनफैक्ट ये पॉइंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का किसकी वजह से है? इस SAC1 प्लांट के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन में जब आपके पास फ्रीडम है, आप जोन सा मर्जी प्लांट साइज लगा सकते हो। गिवन व्हाट क्वांटिटी यू वांट टू प्रोड्यूस, यू वांट टू प्रोड्यूस x1 डैश, x1, x1 डबल डैश, x2 और xn। जोन सी भी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑप्टिमल प्लांट साइज है। और लॉन्ग रन का मतलब ये होता है फ्रीडम होना, दैट आई कैन चूज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। There is no limitation or fixity of fixed factor. I can increase the plant size, and depending upon what quantity I want to produce, x1 dash or x1 or x double dash 1, मैं उसके corresponding plant लूंगा। तो I just want to ask you, जब मैं वो plant लूंगा SAC1, तो उस क्वांटिटी पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो, उसके SMC के कोरस्पॉन्डिंग उस क्वांटिटी पे ये। तो तुम्हें क्या लगता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो? वो भी ये पॉइंट पर ही होगी भाई। SAC1 की जो कॉस्ट है ए पॉइंट पे, वही पॉइंट तो LAC का है इस x1 पे। तो उनके मार्जिनल कॉस्ट में क्यों डिफरेंस होगा? तो SMC1 जो क्वांटिटी पर ऑप्टिमल प्लांट साइज आप ले रहे हो, उसकी कोरस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट एक लोकस पॉइंट देगी, ए आपको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का। फिर जब आप प्लांट साइज इंक्रीज करोगे कोरस्पॉन्डिंग टू x2 क्वांटिटी, ये वाला प्लांट साइज SAC2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग SMC जो कट कर रहा है इस क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है इस ऑप्टिमल प्लांट साइज की। तो यही ऑप्टिमल प्लांट साइज SAC2 लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के x2 प्रोडक्शन पर उसका लॉन्ग रन पॉइंट हुआ ना। तो ये हमें दूसरा पॉइंट देगा B। ए और बी को जोड़ोगे आप, मैं करता हूं x स्टार LMC पर जा रहा है। ये टेंजेंसी SAC स्टार डबल स्टार प्लांट साइज की, और इसका SMC डबल स्टार वाला कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है इस क्वांटिटी पे? ये पॉइंट Z। और वही कौन सा लोकस पॉइंट है? LMC का। तो पता है LMC कुछ नहीं होता है,
एलएमसी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पे जो कोरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल प्लांट साइज एसएसी होते हैं उनका एसएमसी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो। Yes, sir. सो अगर ये समझ में आ गया है तो दैट्स इट, ये बस एक टूल है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी तुमसे कोई पूछे कि ये एलएमसी कैसे डिराइव हो रहा है तो यू must be familiar with it, why this is, how it is being derived, and what is the economic intuition behind the LMC जो derive हो रहा है। LMC is nothing, it's a locus point of SMCs corresponding to optimal plant size that is corresponding to the given commodities to be produced, given quantity to be produced। ठीक है, ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही है बेटा, आज की क्लास इतनी ही करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी आज, क्योंकि कुछ मेरे लिए एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वैसे करता नहीं हूँ ज़्यादा छुट्टियाँ, तो इसलिए थोड़ी शॉर्ट है क्लास। कल हम मोनोपोली करेंगे। मैं ब्रेक नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा छुट्टी करने की बजाय 1 घंटा तो पढ़ लें, एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो अब मोनोपोली का क्लास हम कल करेंगे, एंड इस क्लास की समरी कोई लिख देना, आई विल। अनन्या ने लिखा है, अंकित सिंह बेटा आप लिख देना इस क्लास की समरी। आर यू लिसनिंग मी? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. आप लिख देना बेटा इसकी समरी। आपको ये तीनों इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, ये समझाना है। एंड बेटा कंसिस्टेंट रहो। देखो 37 38 होते थे, 8th क्लास के अंदर ही 24 हो गए हो आप लाइव में, लाइव क्लास में, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो कर ही रहे हो। आई विल ask other students to be more consistent, just I'm giving you a hint कि it is not about the intelligence, it is about being consistent। आपको 200 लेक्चर कंटिन्यूसली देखने हैं, और आप चाहे इस प्रोसेस को एक बार कर लो या बार बार करते रहो। एक बार करके छुट्टी करो तो आपका ऑप्शनल एक बार में रेडी हो जाएगा, नॉलेज भी पूरी मिल जाएगी, सब्जेक्ट भी पूरा समझ में आ जाएगा। या बार बार सालों तक लगे रहो। इसीलिए कुछ भी हो जाए, लेक्चर मत मिस करना, कंटिन्यूअस रहना, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। दो और क्लासेस के बाद इंटेंसिटी और डेप्थ और रिगरस चीज़ें राइज हो जाएंगी। सो ये आपके लिए ट्रेनिंग थी छोटी सी, इजी टॉपिक्स हैं ये। इन चैम्बरलिन मॉडल हमको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। चैम्बरलिन मॉडल में इलास्टिसिटी भी यूज़ होएगी, एलएसी भी यूज़ होएगा, एलएमसी भी यूज़ होएगा। सारे कॉन्सेप्ट उस एक मॉडल के अंदर सब रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को एक्टिव रिकॉल करके याद रखना, और वन वन पेजर के नोट्स बनाते रहो। 1 पेजर अभी ये क्लास कर ली है, इसके 1 पेजर बना के लिख लेना, ठीक है। देन सर हाँ जी बोलो बेटा। सर एक मतलब थोड़ा सा सिली सा डाउट है, बट परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई एक फर्म अपना प्राइस बढ़ाता है तो ऑफ कोर्स नो वन विल बाय फ्रॉम हिम, वेरी सिंपली बिकॉज होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। बट व्हाई डजंट, व्हाट विल हैपन इफ वन फर्म रिड्यूसेस द प्राइस, देन वुडंट ऑल कंज्यूमर्स गो टू हिम? हाँ लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, बाकी लोग भी तो करेंगे फिर। ओके सर, मतलब देन इट वुड सारे के प्राइस, सारे सेलिंग है, जैसे कि ओलिगोपोली में होता है कि सब लोग अपना हाँ प्राइस वो, डिसाइड करके हाँ करेंगे। प्राइस वॉर हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर सभी लॉस होंगे। तो जनरली ऐसा कोई करता नहीं है। ऑल्दो ठीक है। एक बंदा अगर बनाना एक दिन 5 रुपए की सेल लगा देगा, तो इसके अंदर और भी गेम है। और गेम क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो क्या वो, अगर एक बंदा ऐसे करे तो ठीक है, वो अपने सारे केले बेच देगा, उसके बाद भी तो बायर खड़े हैं। ओके सर, डिमांड विल नॉट बी मेट। हम्म।
तो गॉट फिर इट। इसीलिए हम यहाँ पे ये ओलिगोपोली वाला प्राइस वार वाला कंसेप्ट, स्टेकलबर्ग वाला कंसेप्ट कह रहे हो ना आप, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते नहीं है। ओके सर, सब समझ आ गया सर। राइट। अच्छा, सिली डाउट नहीं था, इट वाज जेन्युइन डाउट, अच्छा डाउट है। सर एक चीज पूछना था। हाँ हाँ। सर जैसे फर्म जो होता है वो लॉन्ग रन में तो वापस अपनी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी पे आ जाएगा, यस। तो उसका सप्लाई कर्व क्या होगा लॉन्ग रन में? फार्म जो होगा, सर जैसे लॉन्ग रन में तो सप्लाई कर्व फर्म का मतलब कैसे निकालेंगे या क्या होगा? जैसे हमने शॉर्ट रन में तो पढ़ लिया, हाँ, और क्योंकि लॉन्ग रन में वो वापस से अपनी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी पे आ जाएगा। तो क्या लगता है तुम्हें? तुम सर बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्यों यूपीएससी ने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, या किसी एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं मिलता? क्या लगता है बेटा? टेल मी। सर, इतना दिमाग तो नहीं है पर मैं तुम्हें मतलब अमेजिंग सप्लाई अमेजिंग कर्व आंसर क्या दूं। होगा? सप्लाई कर्व के लिए डिराइव करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। यस सर। आपके पास एक ही है। अब मिल गया आंसर, एक ही पॉइंट। ओके सर। आ गया समझ? यस सर, यस सर। वो बार बार वहीं पे आ जाएगी ना, मिनिमम ऑफ एलएसी पे, हरे बस नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ती रहेंगी, है ना? एम आई राइट? सबको समझ आया बेटा? अच्छा डाउट है ये। ओके सर, आगे। हेलो, बाकी लोगों को समझ आया? सप्लाई कर्व के लिए 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन तुमको मैंने अभी बार बार प्रोसेस में क्या दिखाया, वो तो फॉर्म यहीं पे आ जाती है, बस नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ते हैं, तो एक ही पॉइंट है। अब आप ये ट्राई करना कि किसी और से जरूर पूछना जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें ये पता होगा। हेलो। सर, हाँ सर। ओके देन। थैंक यू। ओके देन बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टेकिंग शॉर्ट क्लास सर टुडे। कल करते हैं। हाँ बताओ बेटा। अरे एक आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन था। बेटा आउट ऑफ द टॉपिक कल पूछ लेना। सर एक बार 2 मिनट। हाँ हाँ। सर आप कह रहे थे ना कि आप सोच रहे थे कि एक बार ऑफलाइन सेंटर बना के सबको हफ्ते में एक बार अगर बुलाना, आप हम्म। सोच रहे थे इस बारे में, तो सर हाँ बेटा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, वो थोड़ी मतलब रेगुलरिटी हो जाती है, मुझे ऑफलाइन पढ़ना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता था, तो इस वजह से पूछ रहा बेटा था। बेटा देखो, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं ऑफलाइन करूं। मैंने कोशिश करी थी, लेकिन इतने, अगेन मैंने बताया ना, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इतने बायर ही नहीं है कि ऑफलाइन के लिए आए। ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट और डिमांड बहुत एक दो बंदे की है, तो इसके लिए मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसे करना। चलिए कोई नहीं सर। ओके। ओके देन, कल मिलते हैं बेटा। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।